टर्म इंश्योरेंस। दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस आज की डेट में मोस्ट पॉपुलर इंश्योरेंस में से एक है और इससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल भी हैं, जैसे टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, यदि लेना चाहिए तो क्या सभी को लेना चाहिए, कितने सम इंश्योर्ड का लेना चाहिए, कितने पीरियड तक का लेना चाहिए, क्या वास्तव में टर्म इंश्योरेंस का फायदा है, क्या यह प्रैक्टिकली वर्क करता है। आइए जानते हैं इस टर्म इंश्योरेंस की सच्चाई को। दोस्तों, 3 दोस्त हैं, सूरज, दीपक और अमन। तीनों ने एक अच्छे इंस्टीट्यूट से MBA की, उसके बाद तीनों की एक अच्छी कंपनी में जॉब लग गई और तीनों की सैलरी भी बराबर है। तीनों अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। वक्त के साथ तीनों की शादी भी हो जाती है, सभी के 2-2 बच्चे भी हो जाते हैं। तीनों ने लोन लेकर के नया घर खरीदा और नई कार भी खरीदी है। अभी तीनों की एज लगभग 35 ईयर्स है। तीनों को फ्यूचर की चिंता सताती है और वह रेगुलर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं और तीनों 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं। तीनों की प्रेजेंट स्टेटस एक ही है, सूरज, दीपक एंड अमन। तीनों के डिपेंडेंट स्पाउस हैं, 2 चिल्ड्रेन हैं। होम लोन 42 लाख का है, कार का लोन 8 लाख रुपए का है। तीनों अपने 10,000 रुपये को कुछ इस प्रकार इन्वेस्ट करते हैं। सूरज पूरे 10,000 को अलग अलग इन्वेस्टमेंट टूल्स में हर महीने इन्वेस्ट करता है। दीपक ने 50 लाख के सम इंश्योर्ड की टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी ली, जिसका प्रीमियम 500 रुपये पर मंथ है। बाकी 9,500 को दीपक भी सूरज की तरह इन्वेस्ट करता है। अमन ने 1,50,00,000 के टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी ली, जिसका मंथली प्रीमियम 1,400 रुपये है। बाकी बचे हुए 8,600 को अमन भी हर महीने सूरज और दीपक की तरह इन्वेस्ट करता है और उनका इन्वेस्टमेंट 10% एनुअल रिटर्न के साथ कुछ इस प्रकार ग्रो करता है। चूंकि दीपक और अमन ने कुछ पैसा टर्म इंश्योरेंस में लगाया है, अतः उन्हें उस अमाउंट पे कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा। 5 साल के अंत में सूरज के पास 8 लाख रुपए हैं, दीपक के पास 7,40,000 रुपए हैं और अमन के पास 6,70,000 रुपए हैं। 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद और 25 साल के बाद अब तीनों की उम्र 60 वर्ष हो चुकी है और तीनों रिटायर हो जाते हैं। अब सूरज के पास 1,32,00,000 रुपए प्लस रिटायरमेंट का अमाउंट है, दीपक के पास 1,25,00,000 रुपए और रिटायरमेंट का अमाउंट है, अमन के पास 1,13,00,000 प्लस रिटायरमेंट का अमाउंट है। रिटायरमेंट के बाद उनके पास जो पैसे हैं उससे तीनों की लाइफ स्टाइल लगभग सेम ही रहेगी, क्योंकि अमाउंट में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। यह तो थी एक आइडियल कंडीशन। मैं कामना करता हूं आप सबकी लाइफ अच्छे रिटायरमेंट के साथ बीते, लेकिन सभी की लाइफ में रिटायरमेंट नहीं लिखी होती। एक बार कल्पना कीजिए, तीनों ऑफिस के काम से एक कार में जा रहे थे और उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या होगा? यदि यह हादसा उनके 40 वर्ष की एज पे होता है तो सूरज की फैमिली के पास 20,50,000 है। वह घर जिसे उन्होंने रहने के लिए लिया था, उसकी EMI कहां से भरी जाएगी? यदि EMI नहीं भरी गई तो बैंक तुरंत उस घर पर कब्जा कर लेगी। बच्चों की फीस कैसे भरी जाएगी? घर को चलाने के खर्चे कहां से आएंगे? बच्चों की शादी कैसे होगी? सूरज ने अपने पीछे ये सवाल छोड़ दिए हैं। दीपक की फैमिली के पास 19,50,000 है और उन्हें इंश्योरेंस से 50 लाख मिलेंगे, तो वह घर के बचे हुए लोन को भर सकते हैं और घर को बचा सकते हैं और बचे हुए पैसों से कुछ हद तक काम चला सकते हैं। लेकिन क्या बच्चों की एजुकेशन सही ढंग से हो पाएगी? मैरिज सही ढंग से हो पाएगी? क्या उनकी लाइफ स्टाइल मेंटेन रह पाएगी? दीपक ने यह सवाल अपने पीछे छोड़ दिए हैं। अब बात करते हैं अमन के बारे में। तो उसके फैमिली के पास 17,68,000 रुपए हैं और इंश्योरेंस से उन्हें 1,50,00,000 रुपए मिलेंगे। उनकी फैमिली घर के लोन को भरने के बाद बाकी पैसे को सेफ इन्वेस्टमेंट में डाल दें तो उनकी लाइफ स्टाइल, एजुकेशन और मैरिज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यह बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि अमन की उपस्थिति में होता। दोस्तों, किसी की मौत के बाद
उसकी कमी को उसके घर में कोई भी पूरा नहीं कर सकता, लेकिन कोई भी व्यक्ति टर्म इंश्योरेंस की मदद से उसके न रहने पर आने वाली फाइनेंशियल प्रॉब्लम से अपनी फैमिली को जरूर बचा सकता है। दोस्तों, हम लोग अपने एसेट को तो मैनेज करना जानते हैं, लेकिन अपनी लायबिलिटीज को नहीं, जबकि सबसे पहले अपनी लायबिलिटी को मैनेज करना चाहिए। क्या है हमारी की लायबिलिटीज? घर के डेली के खर्चे, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की मैरिज और फैमिली के ऊपर एग्जिस्टिंग लोन। हमें इन्हें पूरी लाइफ मैनेज करके रखना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत ही कम होता है, अतः हम इसकी मदद से इन लायबिलिटीज को मैनेज कर सकते हैं। इस टर्म इंश्योरेंस को लेते समय अपने लोन के अमाउंट, बच्चों की एजुकेशन एंड मैरिज, डेली लाइफ के खर्चे को ध्यान में रखते हुए ही सम इंश्योर्ड का चुनाव करें। आप अपने पीछे अपने परिवार के लिए एक फिनेंशियल बैकअप छोड़ना चाहते हैं या काफी सारे सवाल, यह चुनाव आपका है। यदि आपके पास काफी सारा पैसा है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप भी यदि मेरी तरह मिडिल क्लास हैं तो टर्म इंश्योरेंस जरूर ले लें। यदि आपने ले लिया है तो अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों में भी इसकी जागरूकता लाएं। इस वीडियो या इसके लिंक को अपने जानने वालों में भेजें, शायद किसी का भला हो जाए। मेरी एक अपील है उन महिलाओं से जो अपने हस्बैंड के साथ टर्म इंश्योरेंस के विषय पर चर्चा नहीं करना चाहती। यह काफी दुखद सा लगता है, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट है, अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए इसके बारे में अपने हस्बैंड से चर्चा जरूर करें। अपनी जिम्मेदारी को समझें, कंजर्वेटिव थॉट से बाहर निकलें और आज की लाइफ की जरूरतों को समझें और उसके अनुसार डिसीजन लें। अपने जीवन साथी के साथ इस चीज को डिस्कस करें और यदि उन्होंने नहीं लिया है तो उन्हें इसके लिए प्रेरित करें, और यदि उन्होंने लिया है तो कम से कम पॉलिसियों को समझ लें, उनकी जानकारी रखें। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उन्होंने पॉलिसी ली होती है लेकिन उनके घर में किसी को इसकी जानकारी ढंग से नहीं होती। दोस्तों, यदि आप टर्म इंश्योरेंस